नमस्कार मित्रों, मैं राम सिंह आपका जम्बूद्वीप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मन है एक विषय नक्सलवाद, इस पर बात करने, इसके प्रभाव, इसकी दुर्भावनाएं, इसकी संभावनाएं, बहुत सारे बिंदुओं पर बात करने का मन है। आइए इस विषय से जुड़ते हैं। निश्चित ही आज यह प्रश्न विचारणीय है कि नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है या विषमता से उत्पन्न लावा है। विचारकों का एक वर्ग जहां नक्सलवाद को आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जोड़कर इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है, वहीं दूसरा वर्ग इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं एवं दमन, शोषण की पीड़ा से उपजा एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह समझकर इसका पक्ष शोषण करता है, यानी इसका समर्थन करता है। नक्सलवाद की शुरुआत किसानों की लड़ाई को लेकर हुई। भारत में जो नक्सलवाद पनपा वो किसानों की लड़ाई से हुआ। जमींदारों द्वारा की गई किसानों पर हैवानियत और अन्याय से परेशान होकर किसानों ने इसकी शुरुआत की। जब भारत देश आजाद हो गया तो केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी और फिर जमींदार और सरकार के खिलाफ यह आंदोलन चलता रहा। बाद में नक्सलवादियों को देशद्रोही कहा जाने लगा। नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गांव नक्सलवाड़ी से हुई। नक्सली जिन्हें पहले वाम चरमपंथी के रूप में जाना जाता था, जबकि देश में वामपंथी उग्रवाद की उत्पत्ति तेलंगाना किसान विद्रोह से हुई। अगर इसके इतिहास में जाना हो तो नक्सलवाद की शुरुआत 25 मई 1967 को एक आंदोलन से हुई थी। इस आंदोलन को प्रारंभिक नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कानू सान्याल, चारू मजूमदार तथा जंगल संथाल ने प्रदान किया। अभिजात वर्ग के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष अभियान चलाया। नक्सलवाद के चिंतन का मूल आधार चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ये रहे। माओ त्से तुंग का वह कथन जिसमें उसने कहा कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, राजनीति रक्तपात रहित एक युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त एक राजनीति है। माओ के उपरोक्त दोनों सिद्धांत नक्सलवादी नेताओं के लिए आदर्श साबित हुए। इसी कथन से वशीभूत होकर शोषित लोगों ने हथियार उठा लिए और शक्ति के द्वारा वे सामाजिक बदलाव लाने की जुगत में लग गए। कम्युनिस्ट विचारधारा ने हमेशा भारत और भारतीयता के विरुद्ध काम किया। मित्रों, हमें से बहुत सारे लोग ये बात जानते भी होंगे कि 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का साथ दिया था। जी हाँ मित्रों, चीन का। अब सोचिए जरा कि हम भारत में उस पार्टी को सत्ता दे रहे हैं जो चीन का हित चाहती है, चीन का भला चाहती है, चीन को अपना आदर्श मानती है। कल्पना करके देखो वो इस देश का, भारत का कितना हित करेगी और कितना अहित करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुई। ताशकंद जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, अब उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। एमएन रॉय, उनकी पार्टनर एल्विन ट्रेंट रॉय, अबानी मुखर्जी, रोजा फिंटिंग्राफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शरीफी, एमपी बीटी आचार्य ने सोवियत संघ के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की घोषणा की। इनमें एमएन रॉय अमेरिकी कम्युनिस्ट थे, जबकि अबानी मुखर्जी की पार्टनर रोजा फिंटिंग्राफ रूसी कम्युनिस्ट थी। पार्टी की स्थापना सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति की सफलता और दुनिया भर के देशों के बीच आपसी राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाने के जोर वाले दौर में हुई थी। पार्टी की स्थापना में मानवेंद्र नाथ राय, जिनका पूरा नाम है एमएन रॉय के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में वामपंथियों के द्वारा किए गए कार्य बहुत प्रभावी नहीं रहे, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध और पाकिस्तान की मांग का समर्थन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोकप्रिय नेता की आलोचना, इन्हीं कारणों से वामपंथियों की जनता में कोई पकड़ नहीं बन पाई। विद्रोहियों को न केवल आसपास के गांवों में बल्कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से भी समर्थन प्राप्त हुआ था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली ने न केवल इस कार्यक्रम को स्प्रिंग थंडर शब्द ध्यान रखना बंधुओं, इस कार्यक्रम को स्प्रिंग थंडर कहा, बल्कि
इसने नक्सलवाड़ी घटना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक संपूर्ण संपादकीय पृष्ठ भी समर्पित किया। मार्क्स और लेनिन की विचारधाराओं का अनुसरण करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें मार्क्सवादी और लेनिनवादी दोनों हैं, इसकी स्थापना 1969 में चारू मजूमदार ने की थी। चारू मजूमदार वही व्यक्ति हैं जिसने नक्सली आंदोलन की शुरुआत की। चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद सीपीआई एमएल, सीपीआई एलएम लिबरेशन बन गया। नक्सल समस्या केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में आंतरिक अशांति का प्रमुख कारण है। ये समस्या गरीब, शोषित, अधिकारहीन जनता का अधिकार दिलाने के नाम से प्रारंभ हुई थी, किंतु वर्तमान में यह आतंकवाद का पर्याय बन गया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादी विचारधारा का तेज गति से विकास हुआ। इसके साथ ही वर्ग संघर्ष पूरे भारत में आरंभ हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही सामंतवाद भारत में लंबे समय तक कायम रहा। सामंतवादी व्यवस्था के पोषक लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रताड़ना उन्हीं लोगों को दी गई जो सामाजिक चरण के सबसे निचले पायदान पर थे। नक्सलवादी आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण, इसकी काल अवधि 1967 से 1980 तक मानी जाती है। यह शुरुआती दौर था जब नक्सलवाद को व्यवस्था के विद्रोह के रूप में एक बुद्धिजीवी आंदोलन के रूप में देखा गया। यह चरण आदर्शवादी और वैचारिक आंदोलन का चरण माना जाता है। और द्वितीय चरण, इसकी कालावधि 1980 से 2004 तक मानी जाती है। इस अवधि में नक्सलियों ने सशस्त्र बलों पर हमले आरंभ कर दिए। इसी चरण में नक्सली आंदोलन का सीमा विस्तार सर्वाधिक हुआ, जो पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंच गया। गोरिल्ला युद्ध में माहिर नक्सलियों द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा आदि के जंगलों में घात लगाकर सशस्त्र बलों पर हमले आरंभ हो गए। तृतीय चरण, तीसरे चरण की शुरुआत 2004 से मानी जाती है। साल 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसीई के एकीकरण, मतलब एक साथ आ गए। इसके पश्चात एक नई पार्टी का गठन किया गया, जिसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी का हिस्सा जो है, यानी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम दिया गया। 25 मई 2013 के छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में हमले हुए। इस हमले में सलमा जुडूम के प्रवर्तक महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और 8 अन्य लोग मारे गए। ये वो पहला हमला था जिसमें कांग्रेस के इतने सारे लोग मारे गए। इससे निपटने के लिए सरकारों ने कुछ प्रयास किए, जिनमें कुछ हद तक नक्सलवादी हिंसा में कमी आई। 2008 में 223 जिले प्रभावित, ये संख्या घटी और 2014 में 161 जिले तक आई ये अवस्था, और 2017 में ये संख्या और घटी, यानी 126 जिलों तक ये नक्सल रह गया। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि 44 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन यह भी बात सामने आई है कि 8 नए जिलों में नक्सली गतिविधियां प्रारंभ हो गई। अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 90 हो गई, जो 11 राज्यों में फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मुझे ध्यान में है, एक इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने कहा कि अब जो नक्सल प्रभावित जिले हैं केवल 20 जिले रह गए हैं और धीरे धीरे हमारी सरकार इसमें भी कमी लाएगी और इसे समाप्त करने की ओर अग्रसर है। अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नक्सलियों ने 9,300 से अधिक लोगों को बर्बरता और क्रूरता से हत्याएं की। दंतेवाड़ा में सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। अप्रैल 2010 में एक नक्सली हमला हुआ। 3 साल बाद मई 2013 में
नक्सलियों ने फिर से एक बड़ा हमला किया। जब दंतेवाड़ा की झीरम घाटी में एक हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व का सफाया हो गया। 2017 में अप्रैल तक एक खामोशी थी जब सुकमा में नक्सलियों ने फिर से हमला किया, जिनमें 2 दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसके चलते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और रमन सिंह की राज्य सरकार ने दंतेवाड़ा में एक सफाई अभियान शुरू किया। लेकिन मार्च 2020 में भूपेश बघेल सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद नक्सलियों ने फिर से सुकमा में एक बड़े हमले को अंजाम दिया। जो कमी आई थी नक्सलियों के आक्रमण में वो एकदम से बढ़ी। अब इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया कि भूपेश बघेल की सरकार शक्ति नहीं कर पाई, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। 26 अप्रैल को अरनपुर की तरह एक आईईडी विस्फोट में 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 2021 में दंतेवाड़ा में 2 और बड़े हमले देखे गए, जिसमें मार्च में एक बस को उड़ाए जाने के बाद 5 लोग मार दिए गए, और उसी साल अप्रैल में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें सुकमा में 22 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और अभी हालिया कुछ समय पहले ही इसी 2023 में एक बड़ा हमला हुआ, उसमें भी बहुत सारे सुरक्षाकर्मी मारे गए। अरुंधति राय जैसे लोग उन्हें बंदूकधारी गांधीवादी बताते हैं, और ये अरुंधति राय कौन है हम सब जानते हैं। ये एक एक्टिविस्ट है जिनका समर्थन हमेशा देश के बदनाम करने वाले लोगों के साथ रहता है। गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जिसे वामपंथी अतिवाद कहा है, उसे सीधे सीधे कम्युनिस्ट आतंकवाद कहकर ही समझा जा सकता है। जिस घर का सुरक्षा जवान शहीद होता है उसकी ओर से यह तो पूछा ही जाता है कि भारत के भीतर ही भीतर भारत के शत्रुओं से लड़ते हुए उनके जवान क्यों शहीद हो रहे हैं। इस नक्सलवाद के कारण से वो अपने घर में ही, अपने ही राज्यों में आतंकवाद की भेंट चढ़ा। 1960 के आसपास नक्सलवाद बंगाल में प्रारंभ हुआ और चीन का चेयरमैन, हमारा चेयरमैन नारे से बंगाल की दीवारें रंग दी गई। कल्पना तो करो, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन कैसे हो सकता है। चीन अलग देश है, भारत अलग देश है, लेकिन तो भी दीवारों पर नारे लिखे गए थे। यह है विडंबना, यह है इस देश की कम्युनिस्ट पार्टी का सच, नक्सलवाद का सच, दोनों का गठजोड़, गठबंधन। उस समय कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बहुत कठोरता पूर्वक नक्सलवाद को समाप्त किया। वह बंगाल में भले ही जड़हीन हुआ हो, परंतु शेष देश में उसके 26 से अधिक छोटे बड़े कुकुरमुत्ते संगठन उभर आए। इनमें सबसे बड़ा संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, जो 21 सितंबर 2004 को स्थापित हुआ। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी MCC सम्मिलित हुए। तब से लेकर अब तक नक्सलियों ने 12,000 से अधिक भारतीय नागरिकों और जवानों की क्रूर हत्याएं की। इनमें केवल जवानों की संख्या ही 2700 से अधिक है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के लगभग 12 छात्रावास चल रहे हैं, जिनमें नक्सलियों द्वारा मारे गए लोगों के अनाथ बच्चे सरकारी सहायता से पोषित किए जा रहे हैं। उनके पालन पोषण का खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सब चल रही है। क्रूरता की हद यह है कि नक्सली जिन महिलाओं को अपने गिरोह में भर्ती करते हैं, या यूं मान लें कि जो महिलाएं उनके गिरोह में जाती हैं, भर्ती होने के लिए जाती हैं, उनका भी चारित्रिक स्तर बचा नहीं रहता, उनका दैहिक शोषण भी करते हैं ये लोग। नक्सली हिंसा के शिकार सैकड़ों बच्चे आज तक राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रीय मीडिया इनको दिखाने से परहेज करता है। उन बच्चों की कैसी जिंदगी है, कैसे उनका पालन पोषण हो रहा है, कैसे वो जीवन जी रहे हैं, इस पर हमारे राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान ही नहीं जाता। 1962 के युद्ध के समय भी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का साथ दिया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 250 से अधिक कम्युनिस्ट नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए थे। जी हां, देशद्रोह के मुकदमे। 1964 में कांग्रेस सरकार ने लोकसभा में कम्युनिस्ट देशद्रोही कार्यों पर
एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें भारत में कम्युनिस्टों की देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी दी गई। कम्युनिस्ट माओवादी देश के लिए बहुमुखी समस्या खड़ी कर रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि नक्सली हिंसा के चलते भारत का सीमित राजस्व आंतरिक सुरक्षा पर ही खर्च होता है कि वह चीन के बराबर की विश्व शक्ति नहीं बन पाएगा। और जो बात अर्थशास्त्रियों, राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के समझ में आ चुकी है, वह हमारे राजनीतिज्ञों के पल्ले नहीं पड़ रही है, या फिर वो समझना नहीं चाहते। ये आप पर छोड़ता हूं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम उन घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। हर घटना के बाद रटी रटाई प्रतिक्रियाएं होती हैं, जांच एजेंसीज बैठती हैं, रिपोर्ट आती है, कुछ कार्यवाहियां भी होती हैं और उसके बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमें इस स्थिति से उबरना होगा। बस्तर में नक्सलियों के जटिल सूचना तंत्र के मूल में आम ग्रामीण ही थे। यदि उन तक सरकारी तंत्र की पहुंच हो जाए तो इसके बाद नक्सली यकीनन टिक नहीं पाएंगे। भारतीय राजनीति में यह आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि नक्सलियों या आतंकवादियों को पनाह देने वाले भ्रम, भय और स्वार्थ में डूबे लोगों की कमी नहीं है। यह सवाल खड़ा होता है कि उन लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति क्यों नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान कर उचित कार्रवाई करने के साथ साथ ऐसा भी करने की आवश्यकता है जिससे कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि जिंदा व्यक्ति व जिंदा समाज के सामने समस्याएं हमेशा रहेंगी। समस्याओं का होना ही व्यक्ति और समाज के जिंदा होने की निशानी है। इसलिए जरूरत समस्याओं से घबराने की नहीं है, बल्कि उनके समाधान का रास्ता खोजने की है। समस्याओं का हल खोजते जाना और सही मायने में यही पुरुषार्थ है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगले किसी फिर अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।